बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पावर शो के साथ मैं हूं आसमा चौधरी। आज के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। बात होगी गंदम स्कैंडल के हवाले से। बड़े बड़े नाम इसमें बेनकाब होने जा रहे हैं। जिम्मेदार कौन था? निगरान हुकूमतें थी या फिर पीडीएम की जो हुकूमत रही वो इसके जिम्मेदार थे? और बहुत सारी इंकशाफात लम्हा बलहमा इस हवाले से हमारे सामने आते जा रहे हैं। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब का ये कहना है कि सूबाई हुकूमतें इसकी जिम्मेदार थी, लेकिन एदाद शुमार अगर देखा जाए तो निगरान दौर में कहा जा रहा है जो अभी चीज़ें रिपोर्ट हुई हैं 200 अरब से जायद की इजाफी गंदम मंगवाई गई और निगरान दौर में ही 35,87,000 टन गंदम दरामद की गई, जबकि पाकिस्तान को तकरीबन 31 मिलियन मैट्रिक टन गंदम की ज़रूरत होती है। इजाफी गंदम मंगवाने से किसानों को इसका खमियाजा भुगतना पड़ा। यूक्रेन से ये कंटेनर्स मंगवाए गए, वहाँ से ये शिपमेंट के ज़रिए ये सारी गंदम आई गई और कहा जा रहा है तकरीबन 13 लाख मैट्रिक टन गंदम इस हवाले से मंगवाई गई। उसमें कीड़े भी मौजूद थे और सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये वही गंदम थी जिस पे लोगों ने शिकायत की कि रमज़ान पैकेज में जो आटा दिया गया ये कीड़े मिले आटा था, जो इस किस्म का आटा था जो खा नहीं सकते थे। अभी जो फैक्ट्स एंड फिगर्स आ रहे हैं इसके मुताबिक कहा जा रहा है कि नई हुकूमत बनने के बाद भी मार्च में 2024 में 57 अरब 19 करोड़ 20 लाख मालियत की जो है गंदम दरामद की गई, जबकि मार्च में 2024 की अगर हम बात करते हैं 6,91,136 मैट्रिक टन जो है गंदम इंपोर्ट हुई। रवां माली साल में 27,58,296 मैट्रिक टन गंदम दरामद की गई और जिसकी लागत 225 अरब से भी जायद लगाई गई है। किसान इस हवाले से एहतजाज में हैं कि जब बताया गया था कि रिकॉर्ड बम्पर क्रॉप जो है वो इस वक्त पाकिस्तान में पैदावार हुई है, तो फिर क्यों गंदम दरामद की गई? क्या हुकूमत को जो इदारे यहाँ मौजूद हैं क्या वो ये रिपोर्ट नहीं देते थे कि इतनी बड़ी तादाद में गंदम क्यों इंपोर्ट की जा रही है कि जबकि शानदार फसल होने जा रही है? तमाम तर जो ये स्कैंडल सामने आ रहा है इस हवाले से वज़ीर आज़म ने एक कमेटी भी बना दी और कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट जो है उसके चीदा पॉइंट्स आए हैं उसके मुताबिक भी ये कहा जा रहा है 2023 मार्च से 24 तक 330 अरब रुपए की गंदम दरामद की गई और जो पीडीएम हुकूमत थी उस वक्त ये फैसला किया गया था और सीसी के बाद जो मीटिंग में ये फैसला रखा गया था और उसके बाद ये गंदम इंपोर्ट की गई और ख़जाने को इसमें हर तरह से अगर इसका जायज़ा लिया जाए तो ख़जाने को कहा जा रहा है 400 अरब का नुकसान हुआ, 80 अरब रुपए से ज़ायद की करप्शन की गई, एक एक कंटेनर पे 70 से 80 करोड़ रुपया कमाया गया। ये जो तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स इस वक्त हमारे सामने आ रहे हैं वो हम आपकी खिदमत में पेश करें। गंदम की दरामद से कहा जा रहा है कि $1 अरब का ज़र मुबादला जो है मुल्क से बाहर चला गया और 2400 रुपये मन वाली ये जो गंदम थी ये वहाँ से यूक्रेन से मंगाएगी और 4500 से 4700 रुपए में फरोख्त की गई। किसान अब शिकायत कर रहे हैं कि जो हमारी अब पैदावार हो गई तो हम तो लेके बैठे हैं, आड़ती उसको खरीदने के लिए तैयार नहीं, हमारे पास गंदम वाफिर मिकदार में मौजूद है। बहुत बड़ा स्कैंडल ये सामने आया है और इस पे जो किसान इत्तेहाद के सदर हैं खालिद खोखर साहब उन्होंने भी मुल्कगीर एहतजाज की कॉल भी दे दी है और अब वो ये कह रहे हैं इस हवाले से एहतजाज भी करेंगे, अलामती जनाजे भी पड़ेंगे और बड़ी तादाद में किसान उनकी फैमिलीज़ ट्रैक्टर ट्रॉलीज़ के साथ मौजूद होंगे और वो ये कह रहे हैं कि अपने हक के लिए वो एक कदम अब पीछे नहीं हटेंगे। इसी पर मज़ीद हम बात करते हैं, हमें ज्वाइन करेंगे जनाब खालिद खोखर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, सदर हैं किसान इत्तेहाद के, आपको वेलकम कहते हैं। सैयद हसन मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, सीनियर रहनुमाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के, आपको वेलकम कहते हैं दोनों मेहमानों को। और खालिद खोखर साहब आज आपने ऐलान कर दिया मुल्कगीर एहतजाज का, हड़ताल का, और आपने देखा होगा इससे पहले भी पंजाब असम्बली के बाहर किसानों ने एहतजाज करने की कोशिश की गई और उन्हीं को मारा गया, उन्हीं को उठाया गया, गिरफ्तारियां की गई, इतने बड़े पैमाने पर नुकसान किया गया, किसानों के साथ जो दुश्मनी की गई। सबसे पहले तो बताएं ना जिम्मेदार कौन? प्राइम मिनिस्टर को जो रिपोर्ट पेश की जाती है वो तो कह रहे हैं इसमें सारा मलबा निगरान हुकूमतों पे डाल दिया गया। जी, मुझे आप 2 मिनट दें जी क्योंकि ये जरूर। स्टोरी मैंने ब्रेक की थी। जी जरूर। ये एप्लीकेशन ही प्राइम मिनिस्टर को मैंने दी थी, आर्मी चीफ को दी थी, हम्म। डीजी एसआईएफसी को दी थी, फाइनेंस मिनिस्टर को दी थी और मिनिस्टर फूड सिक्योरिटी को मैंने दी थी। ये रिकॉर्ड मैं निकलवा के लेके आया था कि 35,87,000 टन इंपोर्ट की गई है। अच्छा, उसमें और यकम अप्रैल 2024 को 43 लाख टन गंदम मौजूद थी, यानी इंपोर्ट करवाने की जरूरत नहीं थी। और आज हमारे मौक़िफ़ की तस्दीक कर दी है फेडरल मिनिस्टर जो उस वक़्त थे डॉक्टर कौसर अब्दुल्ला, उन्होंने एयरवे पे आके कह दिया है कि मैंने इन्हें मना किया था कि आप इंपोर्ट ना करें, इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। आज उन्होंने कहा है। तो इससे बड़ा और हमारी मौक़िफ़ की तायीद और नहीं हो सकती। सही। देखें ना, आज आज हम यकीन, ये दोनों कह रहे हैं ना कि हमने नहीं की। खुदा की कसम काश्तकारों ने भी इंपोर्ट नहीं की, मैं हल्फन कहता हूँ।
मैं सही कुरान पे हाथ रखने को कहता हूँ, काश्तकारों ने इंपोर्ट नहीं की। काश्तकार मुल्क दुश्मनी नहीं कर सकते, ठीक ये लोग कर सकते हैं सही मुल्क दुश्मनी, काश्तकार मुल्क दुश्मनी नहीं कर सकते। हम्म आपके सामने है कि हमारे पास स्टॉक मौजूद था। हम्म नेशनल फूड सिक्योरिटी मिनिस्ट्री के मुताबिक 44 लाख टन गंदम मौजूद है। ठीक फिर इंपोर्ट करने की इजाजत क्यों दी गई? सही फिर उसको कैप क्यों नहीं किया गया? ये सबसे बड़ा मसला है, कैप क्यों नहीं किया गया? हम्म तीसरा यह है कि उसकी 31 मार्च डेट क्यों रखी गई? 31 मार्च तक क्यों इजाजत दी गई, जबकि फरवरी एंड में सिर्फ की गंदम आ जाती है? सही सही फिर एक काम जो सबसे बड़ा काम किया गया, उस माफिया को फायदा पहुंचाने के लिए जो बाहर से सस्ती गंदम ला रहा था, ये पहली दफा हुआ है कि हम्म बाहर सस्ती गंदम सस्ती हुई और पाकिस्तान में गंदम महंगी थी, वरना हमेशा हम्म हमसे बाहर रेट डबल होता था, ठीक इसलिए यहाँ से स्मगल होती थी। बिल्कुल उस वक्त माफिया स्मगल करके कमाता था, इस दफा इंपोर्ट करके। अब हम्म इंपोर्ट करने में और किसने साथ दिया, वो भी आप सुन लेंगे। हम्म पंजाब के पास, जो वफाक के पास जो गंदम पड़ी थी अपनी, उसका रिलीज रेट था 3900 रुपया, ठीक उसको 4700 रुपया किया गया, सिर्फ इसलिए जो बाहर से गंदम आ रही है 43-44 में वो बिक जाए, ये पड़ी रहे। सही 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 वाली है, ट्रू नियत देखने वाली है। हम्म यानी कि इन्होंने बिल्कुल ही इस चीज की आखिर कर दी, इन लोगों ने सही की आखिर कर दी। सही अब नुकसान किस किस का हुआ है? बिल्कुल पहला नुकसान हुआ है काश्तकार का, 400 अरब रुपए काश्तकार का नुकसान हुआ है। पाकिस्तान का नुकसान है $1 बिलियन के कर्जे जो है, सॉरी, उस पे ज़र मुबादला खर्च हो गया जी। जो गंदम इनके पास अपनी पड़ी थी, ठीक उसके ऊपर 150 अरब रुपए सूद बन गया उसके ऊपर। वो बिल्कुल पे किसने करना है? वो आपने और मैंने पे करना है। बिल्कुल आप खुद अंदाजा करें, वो किसने पे करना है? आपने और मैंने वो अदा करना है। ये चीजें देखने वाली है। सही और काश्तकार के, मैं आपको हकीकत बता दूं कि मैं काश्तकार के इस वक्त जज्बात का लफ्ज में यहाँ करके नहीं बता सकता। आज काश्तकारों ने जश्न मनाने थे कि फसल की पैदावार बहुत ज्यादा हुई है। जी जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह कोई खरीदने वाला पैदावार नहीं है बढ़ी इस है। वक्त आज हमने जश्न मनाने थे, हमने बैसाखी मनानी थी आज। आज हमारे जश्न होने थे, भंगड़े डालने थे काश्तकारों ने। आज खुदा की कसम काश्तकारों के घरों में, खुसूसन छोटे काश्तकार घरों में सो गए उनके घर, कि सही उनका खर्चा उनको वापस नहीं मिल रहा। गंदम रोड पे लेके बैठे हैं। क्या कि ये काश्तकार का काम है कि वो गंदम रोड के बैठ के बेचे? जी जी इतनी तकलीफ की जा रही है काश्तकार को। बिल्कुल क्या वो पाकिस्तानी नहीं है? क्या वो इंसान नहीं है काश्तकार? इस मुल्क में हर चीज पैदा करके देने वाला, सही चाहे गंदम है, कपास है, चावल है, सब्जियां, फ्रूट है, उसके साथ सलूक क्या हो रहा है? उसको पेंडू और गवार का लकब दिया जा रहा है आज। यकीन कर ले, मैं अपने जज्बात का लफ्जों में हता करके नहीं बता सही सकता। मैं, मेरा प्रोफेशन भी काश्तकारी है, मेरा शौक भी जी काश्तकारी जी है। बिल्कुल कोई कोई शख्स अपने शौक को कभी नुकसान नहीं पहुंचने देता, कभी भी। आज मेरे मुल्क की फूड सिक्योरिटी रिस्क पे है। पूरी दुनिया में नंबर 1 पे फूड सिक्योरिटी है, बॉर्डर सिक्योरिटी नंबर 2 पे चली गई है। ट्रू बिल्कुल आज मैं काश्तकार के जज्बात का लफ्ज़ों में अहता करके नहीं बता सकता। काश्तकार कितनी कितने तकलीफ में, खुदा परेशान है की बिल्कुल कसम, आप कह रहे हैं टेंशन में मैं स्ट्रेस में खुदा की कसम मैं खा के कहता हूं कि जिन्होंने अपनी बच्चियों की शादी करनी थी वो रोक ली गई है। बिल्कुल बिल्कुल जिन्होंने बेटों की शादी करनी थी वो रोक ली गई है। ये तो देखें अगर आप तो ये उनके जज्बात आप हमें बता रहे हैं कि किसानों के जज्बात क्या हैं, लेकिन शायद इस पाकिस्तान में हम देखते हैं हमेशा कभी जो गंदम की है दरामद का स्कैंडल आ जाता है, कभी चीनी का आ जाता है, क्योंकि बेसिक देखें फूड सिक्योरिटी की आप बात कर रहे हो, लेकिन हमारे यहाँ सीरियस नहीं लिया जाता। यही करप्शन, यही स्कैंडल और यही पैसे कमाने का जरिया होता है। हसन मुर्तजा साहब, आपको भी वेलकम कहते हैं डिस्कशन में। 3 लाख मैट्रिक टन जो गंदम मंगाई गई उसमें कीड़े पाए गए थे। ये रिपोर्ट जो प्राइम मिनिस्टर को आज पेश की गई उसमें ये बताया गया। तो ये जो कीड़े पड़ी गंदम थी, ये किसने खाई? 37,85,000। बिल्कुल, तो ये देख लें कि आप इतने बड़ी तादाद में जो गंदम मंगाई गई वो कीड़े पड़े थे। कहा जा रहा है रमजान पैकेज में आटे की मद में जो दिए गए ये वो कीड़े ज़दा गंदम थी, ये भी वहां पे लोगों को दी गई। बहुत सारी चीजें इस वक्त सामने आ रही हैं। तो आप क्या समझते हैं कि हम तो हमेशा एक सवाल ही उठाते हैं ना, जो जिम्मेदार हैं उनका तयन होगा, करार वाकई सजा दी जाएगी, और इस तरह की रिपोर्ट्स आती हैं और फिर मलबा डाल दिया जाता है और खत्म हो जाता है मामला। आपको लग रहा है ये मामला खत्म होने वाला है? बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे मौका दिया। देखें, ये मामला जो है ये ना छुपने वाला है ना दबने वाला है। इसके साथ आपके 80% लोग जो है उनका रोजगार वाबस्ता है, बिल्कुल। और बाकी के जो लोग हैं वो भी इनडायरेक्टली ज़राअत के साथ ही मुंसलिक हैं। क्योंकि अगर हमारे देहातों से गंदम ना जाए, चावल ना जाए, सब्जी ना जाए, सही दूध ना जाए, तो शहर के लोग एक दिन भी नहीं रह। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये इनको अगर ये कोई सोच रहा है कि ये दब जाएंगी या खत्म हो जाएंगी, तो ये नामुमकिन है। अलमिया ये है इस मुल्क का कि इसमें हुकूमत ये कह रही है कि ये
अबूरी हुकूमतों का काम है, और वो कह रहे हैं कि नहीं, ये मौजूदा हुकूमत का काम है। भाई, कोई भी हुकूमती पॉलिसी जो है उसकी कंटिन्यूटी होती है, वो हरगिज इस तरह नहीं होती कि जी। एक साबका हुकूमत चली जाए और आने वाली हुकूमत उसकी जिम्मेदारी ना ले। वो हुकूमत है, उसकी जिम्मेदारी में शामिल है, और अगर वो चाहते हैं कि इसके जिम्मेदारान को करार वाकया सजा होनी चाहिए, तो फिर इस हुकूमत के पास तो ये ऑप्शन मौजूद है कि वो उस पर एक कमीशन बनाए, ठीक। और वो कमीशन तहकीकात करके असल जो लोग हैं उनको बेनकाब करे। हम्म। इस तरीके से ये एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है इस मुल्क की। अगर आप इस मुल्क की इकोनॉमी को ठीक करना चाहते हैं तो आपके पास वाहिद हल ज़राअत को बेहतर करना, ज़राअत की तरक्की के लिए काम करना ही बचता है। लेकिन आप अब अगर हसन 2600 मुर्तजा साहब, सर, अरब यहाँ पे जो रुपए एक एक सालाना, कंटेनर पे कहा जा रहा है, ये रिपोर्ट में चीजें अब आ रही हैं, एक एक कंटेनर पे 70 से 80 करोड़ रुपया कमाया गया, खाया गया करप्शन की मद में, एक कंटेनर पे। देखिए, मैं उतना 100 सब्सिडीज की मद में दे रही है, मैन्युफैक्चरर को दे रही है, हम्म। वो खाद बनाने वाले इदारों को दे रही है, वो पेस्टिसाइड वालों को दे जी। रही है, वो दीगर जो सब्सिडी की मद में पैसे रहे हैं। इनके पास 5500 रुपए मन गंदम खरीदने के लिए बैरून मुल्क से पैसा है, अपने काश्तकार को को देने देने के के लिए लिए नहीं। 3900 रुपया इनके पास नहीं है। आप अपने ग्रोअर को डिस्करेज करते हैं, उसकी हौसला शिकनी करते हैं, और आप माफियाज को सब्सिडी की मद में पैसे देकर ताकतवर करते हैं, जो आपके निहत्ते काश्तकार और किसान पर बोझ बनता है। बिल्कुल। जब हमें खाद की जरूरत होती है, उस वक्त हुकूमत जिम्मेदार नहीं होती कि सरमायादार के गोदाम से वो खाद निकाले जी जी। और हमें मुकर्ररा नर्ख पे वो खाद दे। लेकिन जब हमारी फसल की बर्दाश्त हो जाती है, तो उस वक्त हमारे घरों से चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करके सही। वो गंदम निकालते हैं, बजरिया पुलिस, बजरिया महकमा माल, वो सारी चीज उठा ले। कोई बिल्कुल, इस पे तो उठाता देखिए अब नहीं। जवाब दे तो होना पड़ेगा, किसी को तो जवाब देना मैं होगा समझता ना। हूँ कि ये हमारे पे जी। वाजिब है। सही। काश्तकार को अगर आप मजीद तंग करेंगे तो काश्तकार के पास सड़कों पे निकलने के अलावा कोई कोई रास्ता ऑप्शन नहीं है। मौजूद नहीं है, बिल्कुल, खोखर साहब से और जरा ये पूछ मुल्क लेते हैं, इस जो चीज का मुतहम्मिल नहीं है। नहीं हो सकता। देखिए आगे ऑलरेडी इतनी अनसर्टेनिटी है, सियासी अदम इस्तेकाम है। खोखर साहब, ये सारे आप ही के फिगर्स हैं जो मेरे सामने, आपने कहा 25 दिन लगते हैं। यूक्रेन से अगर गंदम मंगाई गई है तो 2900 रुपए में मंगाई गई, 4600 रुपए में ये बेची गई। तो उस वक्त जब ये कंटेनर्स आए तो धड़ाधड़ मेरे ख्याल से 10 दिन में भी ये आ गए थे और यहाँ पे मौजूद थे। जब आपको पता था कि आपकी रिकॉर्ड जो है गंदम की पैदावार है, तो ये डिसीजंस कौन लेता है, कौन बताता है कि जी आप इतनी शॉर्टेज होने वाली है, इतनी कैपेसिटी है और हम आगे इतनी गंदम खरीदें? देखिए जी, हमारी एक स्पेशल मिनिस्ट्री है जी, नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च, जिसके पास सारे सूबों के जो रिजर्व होते हैं डेली बेस पे रिपोर्ट आती है कि वहां से कितना जो रिलीज हुआ है, कितना बाकी पड़ा, डेली बेसिस पे उस पे उनके पास आती है, और समरी वही मूव करते हैं। यानी कि अगर उस पे इंपोर्ट करने में कॉमर्स भी शामिल होती है, फाइनेंस भी, लेकिन जो समरी मूव की जाती है वो फूड सिक्योरिटी मूव करती है। तो इसलिए ये सारे जिम्मेदार हैं जो ईसीसी में बैठे थे, जो फूड सिक्योरिटी में बैठे हुए थे, सारे जिम्मेदार हैं। और आज फूड सिक्योरिटी का मिनिस्टर ने तो आके कह दिया कि मैं मना करता रहा हूं, मेरे मना करने के बावजूद मंगवाई गई। ये तो बहुत बड़ा जुर्म हुआ जी। आज तो ये बताया, एक मिनिस्टर ने बता दिया कि ये सब कुछ जबरदस्ती और दीदा दलेरी से किया गया है। यानी कि 6 करोड़ पाकिस्तान के काश्तकारों का मौशी कत्ल दिन दिहाड़े किया गया है, पता होने के बावजूद। एक होता है कि अनजाने में हो जाना। तो आज फेडरल मिनिस्टर, साबिक फेडरल वफाकी वजीर के बयान के बाद तो चीजें वाज़ेह हो गई। मैं आपको अर्ज कर, इस वक्त हमें वे फॉरवर्ड भी देखना चाहिए कि आगे क्या होने जा रहा है। इस गंदम के काश्तकार की अगर गंदम नहीं खरीदी जाती तो इसके ऊपर 2 मेजर फसलें आनी है गंदम के रकबे, कपास और चावल। जी जी। अगर उसके पास पैसे, वो इनके ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकेगा। वो फसलें आपकी कमजोर। आप ऑलरेडी 10 से 12 बिलियन डॉलर की एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की इंपोर्ट कर रहे हैं। फिर जब अगले साल गंदम की काश्त का वक्त आएगा, काश्तकार डरा हुआ होगा, सहमा हुआ होगा कि मुझे रेट नहीं मिला, मुझे नुकसान हुआ है। वो अगर 15-20% काश्त में कभी लेके आ जाए, ये तो कुदरती पहला साल है ना कि बाहर रेट डाउन हुआ है। अगर बाहर भी रेट अप हो जाए तो पाकिस्तान क्या करेगा? क्या पाकिस्तान में वो दिन भूल गए हैं सारे कि जिस दिन आज से 1.25 साल पहले 24 खवातीन को आपने शहीद करवाया आटे की लाइनों में? आटे की लाइनों में सब, हम सबको डूब मरना चाहिए, हम सबको डूब मरना चाहिए खुदा की कसम उस वाकये के बाद।
क्या सही। हम ज़रूरी मुल्क कहलवाने के काबिल हैं? क्या ये मुल्क है जहां पे सियासतदान हमारे हुक्मरान और अपोजिशन जहां बैठ के आपस में बात करके आपस में बैठ के पॉलिसी नहीं बना सकते? ये मुल्क खाक तरक्की करेगा? बिल्कुल मैं दुखी हूं खुदा की कसम आज, हद से ज्यादा, कि हम किन हाथों में खेल रहे हैं इस वक्त। सही। ये कौन लेगा जो हमारे ऊपर हुक्मरानी कर रहे हैं, कि बिल्कुल। आपस में एक दूसरे के साथ बैठ के बात करने के तैयार नहीं है। हम्म। अपोजिशन का मुंह उधर है और हुकूमत का मुंह उधर है, एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं सारे हमारे आपस में। अवाम जा रहे हैं बीच इस में। तरह नहीं, इस तरह मुल्क नहीं चल सकता। सही। इसीलिए आज हम भिखारी बन गए हैं। आज हमने कशकोल का साइज बड़ा कर लिया है। ठीक। आप देखें, क्या पाकिस्तान जब बना था तो पंजाब के 17 अजला हमारे हिस्से में आए थे, 13 भारत के हिस्से में गए थे। आज वो 13 अजला 150 करोड़ की आबादी को फीड कर रहे हैं। हम हर चीज बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। क्या हमारे लिए बायस शर्म नहीं है? ठीक। हमने क्या किया रिसर्च के ऊपर? ये मुहतरम खुद जिम्मेदार बैठे हैं, मुझे बता दें रिसर्च का बजट क्या है? रिसर्च का बजट एग्रीकल्चर की जीडीपी का 0.18 है, जिसको नहीं बदला गया कभी। अगर ब्राजील ने चंद सालों में तरक्की किया तो उसका 1.75 है। यही वजह है हम आपस की लड़ाइयों में फारिग नहीं है। अगर पार्लियामेंट में चले जाए, खुदा की कसम वहां पाकिस्तान पे बात नहीं होती, मैं वाजे कह रहा हूं। बिल्कुल ऐसा वहां ही पे है। खड़ा होता है, एक इमरान खान का दिफा करता है, एक नवाज शरीफ का दिफा करता है, एक आसिफ जरदारी का दिफा करता है। पाकिस्तान का दिफा करने वाला वहां शख्सियात का पर भी दिफा नहीं होता होता है वहां ना, पर। शख्सियात का। पाकिस्तान के अवाम जी की जी। बात नहीं होती, बदकिस्मती से ऐसा ही है। अब वक्त आ गया है, अब वक्त आ गया है कि अब हमें मिल के पाकिस्तान का दिफा कर रहे हैं, पाकिस्तान की आवाम का दिफा कर रहे हैं, बिल्कुल पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी का दिफा कर रहे हैं। बिल्कुल। आप जो इंटरेस्टिंग पॉइंट उठा रहे हैं, फूड सिक्योरिटी पे बार बार आप बात कर रहे हैं, हसन मुर्तजा साहब, ये जो उस वक्त के जो फिगर्स हैं ये सामने आए कि 13 जुलाई को 10 लाख टन गंदम दरामद करने की इजाज़त दी। उस वक्त के जो मिनिस्टर थे तारिक बशीर चीमा, ये उन्होंने इजाज़त दी। और इंटरेस्टिंग बात इसमें यह 10 लाख की मंजूरी हुई और मंगवाई 11 लाख, तो 1 लाख कुछ मजीद मद में जो अंडर हैंड है वो भी मंगवाई और उसकी भी चुपके से मंजूरी दे दी गई। और ईसीसी ने उस वक्त बाद में इसकी मंजूरी दी थी। उससे पहले वजीर खजाना इसहाक डार साहब थे, बाद में शमशाद अख्तर आ गई और फिर बाद में कैबिनेट ने मंजूरी दी। जो मामलात सामने आए तो ये दोनों हुकूमतें इसमें इन्वॉल्व नजर आ रही हैं, निगरान हुकूमतें भी और जो उस वक्त की पीडीएम हुकूमत भी थी। यकीनन मैंने तो पहले आपसे ये गुजारिश की है कि कोई हुकूमत भी अगर अपनी जिम्मेदारियों से भागती है तो वो कोई हुकूमती किरदार अदा नहीं कर रहे। ये देखें, ये कैसी अजीब सी बात है कि वो इतने बात करके और अपनी जिम्मेदारियों से औहदा बरा हो जाते हैं। उनको वो समझते हैं कि उनको कोई पूछने वाला नहीं है। सही। ये गलत है। इस पे तहकीकात होनी चाहिए और जो भी है उसको बेनकाब करना तो हुकूमत की जिम्मेदारी है। और मौजूदा हुकूमत क्यों नहीं करती? मौजूदा हुकूमत की जिम्मेदारी में शामिल है। सही। ये उसी की कंटिन्यूटी है ये हुकूमत। आज वही जो अबूरी हुकूमत के वजीर थे, वजीर आला थे, में फेडरल मिनिस्टर नहीं है। अगर वो आज भी इंजॉय कर रहे हैं, उस वक्त भी इंजॉय कर रहे थे, तो ये भी उन्होंने बर्दाश्त कर। इसके लिए अगर किसी और को जिम्मा ठहराया जाए या उस पे लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए इल्जाम तराशी की जाए तो वो सरन गलत है। और मैं खुद असेंबली का हिस्सा रहा हूँ। मैं असेंबली में जब बात करता था तो मेरा मजाक उड़ाया जाता था। सही। मेरे काश्तकार जमींदार भाई जो बैठे होते थे सही। वो कहते थे कि यार कुछ भी नहीं होना, आप वैसे ही बात करते हो। तो अभी भी और ऐसे ही आज लग रहा है आपको बात कुछ यहाँ नहीं तक होना। पहुंच चुकी है। आज हमारे घरों तक ये आग पहुंच गई ना। आज वो आग हमारे घरों तक पहुंच गई। आज हमारे बच्चों की फीसें, आज हमारे बच्चों की तालीम, आज हमारे बच्चों के इलाज, आज यही चीजें थी, यही फसल थी जो आज उसके हाथ से निकल चुकी है। होना होना आप भी कह रहे हैं कि लगता कुछ ऐसा ही है, लेकिन आप देखिए जिम्मेदारों का तयन तो होना है हर हाल में। खोकर साहब, आप भी सारी गुफ्तगू सुन रहे हैं। अभी आप कह रहे थे कि किसान परेशान है, जाहिर बात है उनके घरों में शादियां हैं बच्चों की। अब यहाँ पे तो उन लोगों को अगली फसलों की पड़ गई कि वो किस तरह से उसको काश्त करेंगे, कैसे बेचेंगे। तो ये जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हमारे सामने आ रहे हैं, एलसीज उस वक्त खोली गई, दरामद की इजाज़त दी गई, और मैं फिर आपसे यही सवाल दोहराऊंगी, बड़े बड़े लोग हैं जिनकी इसमें गंदम की जो दरामद करने की जो उनकी फैक्ट्रियाँ हैं उनके नाम भी है, मिफ्ता इस्माइल का नाम भी है, दीगर लोगों के इसमें नाम भी हैं। और अभी मार्च अप्रैल में भी आप कह रहे हैं 10 लाख इंपोर्ट की गई और खजाने को 400 अरब का नुकसान पहुंचाएगा। मार्च अप्रैल तो अभी रिसेंट गवर्नमेंट है, क्या इन्होंने भी नहीं देखा सुना कि वाकई गंदम की फसल तो तैयार है, तो आप कैसे इतनी बड़ी तादाद में मंगा सकते हैं गंदम बाहर से? देखिए जी, जिम्मेदार तो वो है ना जो दफ्तरों में बैठे हुए, जिनको हम अपने टैक्स से तनख्वाहें अदा करते हैं।
जिनको एयर कंडीशन गाड़ियां दी हुई हैं, बड़े बड़े घर दिए हुए हैं, और जिनको हमने हुक्मरान बनाया हुआ है। यानी कि दफ्तर में बैठा हुआ सेक्रेटरी नहीं है, एक्चुअली वो गवर्नमेंट मुलाजिम नहीं है, वो हुक्मरान है, वो अपना हुक्म सही, चलाता है, जो चाहे वो करता है। बिल्कुल। जिम्मेदार वो सब हैं, जो समरी मूव करने वाले हैं, जो नीचे से रिपोर्ट देने वाले हैं, जो समरी लेके जाने वाले हैं, जो समरी को फिर वहां बैठ के किसी से में अप्रूव करने वाले हैं। अगर वो नालायक हैं, मैं आपको अर्ज करूं, एक चंगेज खान के हिस्टोरिकल वर्ड है, उसने कहा था कि मैंने पूरी लाइफ में एक दफा भी जुल्म नहीं किया। सुनने वाले हैरान शशदर रह गए कि जिसने खून के दरिया बहाए वो कहता सही। मैंने जुल्म नहीं किया। तो उसने तशरीह की कि मैंने पूरी लाइफ में किसी लायक के ऊपर नालायक नहीं बिठाया। मैं माजरत के साथ कहूंगा कि यहाँ पे करप्ट लोग भी आ गए हैं, यहाँ पे नालायक भी आ गए हैं। हमारे साथ तो वो जुल्म हुआ है जिस जुल्म को चंगेज खान जुल्म समझता सही। था। यानी कि आज हमारी फूड सिक्योरिटी टोटल रिस्क में चली गई है, टोटली रिस्क में चली गई है। और एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट है जी, जी, जी। जिसका आज ढिंढोरा पीटा जा रहा है। अगर बाहर से 24-25 में गंदम आई है, अब वो गंदम खत्म हो चुकी है, क्या उसका गरीब को कोई फायदा हुआ? उस वक्त बिल्कुल। आटे का रेट कम हुआ? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। बिल्कुल। अगर बाहर से उस वक्त ये लोग बैठे थे ना दफ्तरों के ऊपर, दफ्तरों में बैठे थे, हर चीज चेक कर रहे थे, बाहर का रेट का भी पता, तनख्वाह इसी बात के लेते हैं ना। इसी बात का मुझे हिसाब दे दे कि क्या मेरे एंड कंज्यूमर, एक गरीब आदमी जो एक चौकीदार है, एक रेडी वाला है, एक टांगे वाला है, एक रिक्शे वाला है, एक क्लर्क है, क्या उसको कोई फायदा हुआ इस चीज का? अगर उसको फायदा हुआ है, उसको फायदा हो जाए, सही। मैं हाजिर हूं, मुझे कुर्बान कर दिया जाए। ट्रू। मैं उसके लिए, गरीब आदमी के लिए, मैं एज ए किसान, मैं हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं। बिल्कुल। क्योंकि काशकार नैब खुदा है, अल्लाह का दिया और रिस्क जमीन का सीना चीर के अल्लाह की मखलूक तक पहुंचाता है। आप यकीन कर लें, काशकार से बड़ा मुहब्बे वतन भी कोई नहीं है, बिल्कुल। क्योंकि हम अपनी जमीन का टुकड़ा उठा के किसी दूसरे मुल्क में नहीं पहुंचा सकते। हमारा जीना पाकिस्तान में, मरना पाकिस्तान में, औलाद इधर, जदाद इधर, तालीम इधर, सेहत इधर, हमारा ईमान भी इधर है। हम हर वक्त अपने मुल्क के बारे में सोचते हैं, फूड सिक्योरिटी के बारे में सोचते हैं। आप यकीन कर लें कि हम अपनी फसलों से भी मोहब्बत करते हैं, जानवरों से भी हम मोहब्बत करते हैं। सही। कुदरत ने हमें हमें एक चीज रख दी है कि रिस्क मेरे रब ने देना है। हमने कई दफा सोचा कि हम कलत हड़ताल करता है, कलम छोड़ हड़ताल करता है, ताजर शटर डाउन करता है, सनतकार अपनी इंडस्ट्री बंद करता है। हमने कई बार सोचा कि हम भी अपनी काश खत्म कर दें, काश बंद कर दें, शहरों में चीजें भेजना बंद कर दें हड़ताल के तौर पे। हमें खौफ खुदा आता है बहैसियत मुसलमान कि हमें रिस्क देने वाला मेरा रब है, मैं नहीं हूँ, किसान बेशक, नहीं है। बेशक। तो आपको लग रहा है आपको इसलिए इंसाफ हम मिलेगा? डर जाते हैं। खोखर साहब, अब आपको इंसाफ मिलेगा? अभी आप बात कर रहे हैं ना, उस वक्त जब ये गंदम मंगाई गई तो क्या उस वक्त आटा इंसाफ सस्ता हुआ? मिलेगा रोटी नहीं, भी उस नहीं, वक्त नहीं, 25 से 30 ये रुपए मैं ये बिकती मैं रही ये मैं मार्केट में। ये मैं क्लियर कर दूं, इंसाफ मिलेगा नहीं, इंसाफ हम लेंगे। अच्छा। सही। अब हम इंसाफ लेंगे। हमने अपनी मुल्क की फूड सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करना है। ठीक। बिल्कुल। देखे ना, मैं आपको अर्ज करूं, यहाँ क्या मार्केटिंग सिस्टम है, दुनिया में फ्यूचर मार्केटिंग है। काश्तकार को 2 साल पहले पता होता है कि 2 साल बाद मैं ये चीज काश्त करूंगा, ये मेरी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन होगी और इस रेट पे ये चीज मुझे बिकेगी। ठीक। पाकिस्तान में सेम डे नहीं पता, सुबह और दोपहर और शाम और। पाकिस्तान में तो माफी 2 साल पहले हमने गंदम बेची 2200 रुपए ठीक। मन, बिल्कुल। एंड कंज्यूमर को मिली 6000 रुपए मन। माफिया ने स्मगल की, मैंने काश्तकार ने स्मगलिंग नहीं की, काश्तकार स्टोर नहीं करता। मैं बायसियत मुसलमान, मेरा ईमान है कि मैं गंदम जखीरा करूं, मेरे लिए गुनाह कबीरा है। बिल्कुल। लेकिन हुकूमत के लिए जखीरा करना उसका फर्ज है। ये आज से नहीं, हजरत बिल्कुल यूसुफ बिल्कुल, अलैहिस्सलाम उन्होंने के तो वक्त अगली से प्लानिंग है। करनी होती है ना कि आपको 6 महीने बाद आप कहाँ खड़े हैं, आपकी फूड सिक्योरिटी कहाँ खड़ी है। हसन मुर्तजा साहब, सर आपने भी सारी गुफ्तगू सुनी है, तो अभी ये मामला, अब जाहिर बात है अब आप पार्लियामेंटेरियंस ने भी उठाना है, सियासी जमातों ने भी इस इशू को उठाना है। तो आप की जमात, क्योंकि नेशनल असम्बली में मुझे याद है शाजिया मरी साहिबा ने उस दिन इस चीज़ को पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे रजिस्टर कराया था, तो अब आप क्या कह रहे हैं? पीपल्स पार्टी कुछ एक कदम आगे बढ़ेगी? क्या आप किसानों के साथ खड़े होंगे? इस एहतजाज में आप लोग शरीक होंगे? यकीनन जी, यकीनन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो किसानों और काश्तकारों के साथ है जी। हम इनके एहतजाज में भी शरीक होंगे। हम इनके साथ हर वो कदम उठाएंगे जो इनकी नुमाइंदा तंजीमें सजेस्ट करेंगी या जिसकी अनाउंसमेंट करेंगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो देही लोगों की जमात है, देहाती लोगों की नुमाइंदगी करती है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़राअत की तरक्की पर यकीन रखती है। हम ये समझते हैं कि ज़राअत ही वाहिद रास्ता है जो हमें इन बहरानों से निकाल सकता है। और अगर ज़राअत हमारी खत्म हो गई, ज़राअत हमारी जो है वो जो आज तबाही के दाने पे खड़ी है, अगर इसके साथ कुछ हुआ
तो फिर इस मुल्क की मुईशत के बारे में कोई सोचे भी ना कि वो बेहतरी की तरफ जाएगी। तो हसन मुर्तजा साहब, क्योंकि अभी जो सड़कों पे निकलता है तो हुकूमत तो क्रैक डाउन का फैसला कर लेती है, लाठी से निपटने की कोशिश की जाती है, पुलिस वाले आ जाते हैं, जेलें भर दी जाती हैं, तो क्या किसानों के साथ भी अब कुछ ऐसा ही होने जा रहा है? किसानों के साथ ये हमेशा हुआ है और ये जुल्म है। इस मुल्क के अंदर दोहरा कानून है, काश्तकार के लिए और है, सरमायादार के लिए और है, लेकिन काश्तकार से बेहतर बर्दाश्त किसी के पास भी नहीं है। ठीक। हम हर मार खाने को तैयार हैं, लेकिन हम अपने ये रिज्क से जो गद्दारी है, रिज्क से जो दूरी है, ठीक। रिज्क में जो कमी करने की नाकाम कोशिश की जा रही है, हम वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक। उसके लिए जो कुर्बानी भी देना पड़ी सही। हम देंगे और हम देखेंगे कि लाठियां किस तरह ये मारते हैं। चलें, आप और पीपल्स कितने पार्टी लोगों को जेल किसानों में के बंद साथ करते हैं। खड़ी होगी। खोखर साहब, वेरी क्विकली, मैं- 30 सेकेंड्स हैं, सियासी जमातें भी आपको ज्वाइन करने जा रही हैं, पीटीआई ने भी हमायत की। मैं जी। मैं आखिरी बात करने जा रहा हूँ जी। ये जो हम एहतजाज करने जा रहे हैं, पहली बात तो ये है कि हम किसी से डरने वाले नहीं है, ठीक है। हमें कोई खौफ नहीं। मैं पहले लाहौर भी गिरफ्तार हुआ था, इस्लामाबाद भी हुआ था। बाकी ये एहतजाज करना सुन्नत मियां नवाज शरीफ भी है, सुन्नत इमरान खान भी है, सुन्नत शहबाज शरीफ भी है, सुन्नत बिलावल भुट्टो भी है। अपनी जात के लिए रांझा, दूसरे के लिए कह दूं, ये कानून अब नहीं चलेगा। ठीक, बिल्कुल। तो आप करें, हम एहतजाज करेंगे, सही। अब एहतजाज करेंगे। अगर हमने एहतजाज हमें ना करने दिया गया तो फिर ये भी कभी एहतजाज नहीं करेंगे। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब की जो एहलिया हैं बुशरा बीबी साहिबा, उनके हवाले से बहुत सारी खबरें ऐसी आई कि बनी गाला जैसे जेल में उनको रखा गया, उनको जहर दिया गया, उनके खाने में जहर मिलाया गया, उससे पहले उनके टेस्ट नहीं करवाए जाते थे। जब मजबूरन कोर्ट से ये ऑर्डर्स आए, ये टेस्ट कराए गए, तो जो अक्सरियत है डॉक्टर्स की, वो ये कह रही है कि कुछ जहर मिला मवाद भी इसमें पाया गया, लेकिन जो हुकूमती जो रिपोर्ट्स आई वो उसके बरक्स थी। लेकिन बहरहाल उनकी फैमिली की जानिब से भी एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन इस हवाले से सामने आया और उन पे जो केसेस बने हैं उस पर भी आज के शो में हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन करेंगी मोहतरमा मरियम रियाज वट्टू साहिबा, हमशीरा है बुशरा बीबी की, और बड़ी आवाज़ आपने उठाई, उनके लिए हर फोरम पे आपको वेलकम कहते हैं आज के शो में। मरियम साहिबा, सबसे पहले तो ये बताएं, जो रिपोर्ट्स आई हैं बुशरा बीबी की सेहत के हवाले से, क्या आप उनसे मुतमईन हैं? और क्या जो वाकई जो जहर मिला मवाद था, खाने में जो बात होती थी, आप इस बात की आप यकीन दहानी करा सकती हैं कि उनको जहर दिया गया? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट किया और बोलने का मौका दिया, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू। ये तो आपको पता है, ये कोई अभी नई बात नहीं है। दिस डिडंट हैपन दिस मंथ। ये जब उनको अरेस्ट किया गया तो उसके फौरन कुछ दिन बाद की बात है, जब उनको जहरीला खाना दिया गया, तो उस वक्त जो उनकी स्पोक्स पर्सन है मशाल यूसुफजई, उन्होंने भी बाहर बात की, मैंने भी इसके बारे में बोला। हमने फॉरन हेल्थ पिटिशन भी फाइल की, हमने कहा उनको डॉक्टर को दिखाएं, इंडिपेंडेंट डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि सरकारी डॉक्टर पे हमारा ट्रस्ट नहीं था। उनके टेस्ट कराएं। आप ये देखें कि उनको 8 वीक के बाद टेस्ट की इजाजत दी। जी बिल्कुल। और इस दौरान में उनको डॉक्टर्स की जो प्राइवेट डॉक्टर के चेकअप की इजाजत मिली 1.5 महीने के बाद। जब उनको ये दिया गया था खाना, तो उसके 10-15 दिन के बाद तक, जब उनकी तबीयत बहुत खराब थी, जब कुछ नहीं खा सकती थी, जब उनके निगला, आप सोचे आपके मुंह में थोड़े से अगर छाले हो जाए, खुजाई कि आपका पूरा मुंह, आपका हलक सब जल जाए, आपका मैदा जल जाए, आपके आप वो कहते पानी पीती थी तो और ऐसे जैसे कोई जलती हुई स्त्री रखती हो किसी, तो आपको फिर मेडिकल केयर भी प्रोवाइड ना की जाए, जो कि जेलर्स को फौरन चाहिए था कि अगर किसी भी कैदी की, एक नॉर्मल कैदी की भी अगर तबीयत खराब, ह्यूमन राइट्स, प्रिजनर राइट्स, तो आपको फौरन उनको, अब जो ये पॉइजनिंग जिसका हम बार बार जिक्र करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पॉइजनिंग, इसमें तो इब्रप्टली अगर आप फौरन उसके बाद टेस्ट करा लें बिटवीन 72 आवर्स, तो बहुत आपको पता लग जाता है। अब जिन भी एक्सपर्ट्स ने, जो कि इन्होंने जो हमें आदि, मैं उनको कहती हूँ इनकम्प्लीट रिपोर्ट्स, क्योंकि आपको मैं सबको ये बताती चलूं कि 2 हफ्ते हो गए हमें शिफा से कहते हुए कि हमें एंडोस्कोपी रिकॉर्डिंग दें, क्योंकि जब इमेजेस आप डाल के रिपोर्ट पे देते हैं, तो आप किसी भी एसोफेगस में लेट्स से कि कैमरा जा रहा है, उसके किसी पैच में कहीं जख्म ज्यादा है, कहीं जख्म कम है, तो आप जहां जख्म कम है उसकी तस्वीर लेके तो डाल दें। अच्छा, जो इन्होंने वो एडिटेड रिपोर्ट्स भी हैं, उसमें भी इन्फ्लेमेशन है, उसमें भी। और जब ये अभी जो उनकी बायोप्सी की रिपोर्ट आई है, उसमें जो उन्होंने पहले कहा जी इनिशली के जी इन्फेक्शन हो जाती है स्टमक में और उसकी वजह से इस तरह का पॉइजन है, तो जो बायोप्सी रिपोर्ट्स आई हैं इनकी, वो शो करती है कि वो कोई इन्फेक्शन भी नहीं है। तो ये तो, और जो जिन एक्सपर्ट्स ने, जिन्होंने हजारों एंडोस्कोपीज की हैं, वो ये बताते हैं कि जी इनको जाहिर, इनके जो सिम्टम्स हैं, जो इनकम्प्लीट रिपोर्ट्स में भी हैं, तो इट शोज कि उनको कुछ जहरीला दिया गया, जिसका कि अभी है, क्योंकि 8 हफ्ते के बाद टेस्ट हुए हैं तो कम हो गया।
लेकिन अभी भी वो कहते हैं कि इवन 8 वीक्स के बाद भी उसके असरात हैं। तो सही। ये तो जो है आपको मैं बार बार इसी चीज का करती हूँ कि क्या किया जाए। बिल्कुल, बिल्कुल, ज़ाहिर बात है आप फैमिली के लोग हैं, ज़्यादा आपका कंसर्न है। उनके जो वकीला से भी हमारी बात होती है, तो उन्होंने भी ये चीज़ पॉइंट आउट की कि अभी जो लास्ट मीटिंग उनके साथ हुई थी, तो उन्होंने शिकायत की कि उनके बाएँ बाजू में दर्द है, सीने में दर्द है, गुर्दों में दर्द की शिकायत की, तो मुख्तलिफ जो ये चीज़ें सामने आ रही हैं, आपको लग रहा है चलें एक तो प्रेशर होता है, फैमिली से भी शायद मुलाकात नहीं करवाने दी जा रही, उनकी बेटियाँ यहाँ मौजूद होती हैं, क्या वो भी मिल सकती हैं उनसे या कुछ बिल्कुल ही हर तरह का बैन है, पाबंदी है? आपको मैं एक चीज बता दूं कि वो जो उनको हार्ट की कंडीशन क्रिएट की कि जी, ये जी। अब हो गई है, अभी वो उनकी हेल्थ की वजह से है। उनको जो मेंटली माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ताला पे इतना यकीन रखने वाली खातून है। उनको अकेले बैठ के इबादत करने में, बल्कि उनको एक उनकी आदत भी है अकेले जी, बैठ जी, के इबादत बिल्कुल। करने। तो उससे उनको कोई डिप्रेशन नहीं है। उन्होंने बार बार एक ही चीज कही कि मेरी हेल्थ को ये ना कोई कहे कि मैं डिप्रेशन में हूं, मैं बिल्कुल नहीं हूँ, मुझे इसकी वजह से कोई तकलीफ नहीं होती हुँ, अकेले हुँ। रहने में। मैं इबादत करके अल्लाह ताला के ज़्यादा करीब महसूस करती हूँ, तो मुझे हुँ, उसका हुँ। वो नहीं है। लेकिन बार-बार वो यही कहती हैं कि मेरे खाने में पहले भी दिया गया। आप देखिए वो रोज़े भी रखती हैं, तो जी, जी, कितने को बिल्कुल। भूखे रखेंगी, खाना वहीं से जेल से दिया जाता है, हुँ, कितना हुँ। क्या प्रोटेक्शन है उनके हुँ, हुँ। पास। हुँ, मतलब हुँ। जैसे कि हैरेसमेंट है कि घर में गैर बंदों को पुलिसमैन, अब हम अगर फैमिली भी जो हमारी गाड़ी जाती है वो बताती है कि जी अकेले नहीं जी, मिलने देते। 6-7 पुलिस वाले जो मेल पुलिस वो खड़े होते हैं सर सही। पे। जितना सबकी जो जो कैमरे हुँ, लगे हुए हुँ। हैं, तो हुँ, वो हुँ। तो हर तरह से उनको तंग कर रहे हैं। हुँ, और हुँ। जब किसी को इस तरह की चीजें देखे, जहरीली चीजें देखे बीमार किया जाता है, दो तरह का जहर, एक तो होता है ना कि तो आप एब्रप्टली जहर दे दें और वो मर हुँ, जाए, तो हुँ। इतना बड़ा तो ये ये स्लो अपने पॉइज़निंग। आप जी सकते थे। दूसरा एक स्लो पॉइजन में, और वो भी ऐसा आप पॉइजन सेलेक्ट करें जिसकी आपकी लॉन्ग लास्टिंग आपकी हुँ, सेहत हुँ। पे, क्योंकि जो एचसीएल पॉइजनिंग है ये आपकी स्टमक लाइनिंग को, आपके सॉफ्टवेयर, आपके जितना भी जो मैदा और उसका है, उसकी उसको फॉर लाइफ लॉन्ग हुँ, आपके हुँ। हुँ, नुकसान हुँ। करती है। जैसे ठीक। एक डॉक्टर ने बताया कि इसमें 30% चांस आपका कैंसर का बढ़ जाता है। ओह माय गॉड! बिल्कुल, बिल्कुल। तो देखें। इन्होंने जिसने भी किया, अगेन हुँ। जिसने इद्दत का केस बनाया हुँ, हुँ, और हुँ। जिसने ये किया, मुझे नहीं पता। मैं वही कहती हूँ कि मुसलमान ये कि कितनी नेक खातून को आप बिल्कुल, इस तरह टॉर्चर कर रहे हैं, तो आप कैसे मुसलमान हो सकते हैं? और मुझे नहीं पता कि उनके रीजंस क्या हैं। सही। कि वो किस लिए प्रेशराइज़ करना, पाकिस्तान को खान साहब बचाना को चाह रहे तोड़ना, हैं। यही रीज़न्स हो सकते हैं? हाँ, सबको ज़ाहिर-सी बात है कि वो प्रेशर तो बुशरा बीबी को तो इसलिए था ना कि वो खान हुँ। साहब को प्रेशर करना चाहते हैं। हुँ, लेकिन हुँ, वो हुँ। खान साहब को प्रेशर करके किसका फ़ायदा करना चाहते हैं? हुँ, हुँ। पाकिस्तान को तो फ़ायदा नहीं करना चाहते ना। मतलब मैं अक्सर ये सोचती हूँ कि शायद वो अपने दिल को ये बहलाते हैं कि जैसे हमने अक्सर हुँ। सुना कि जी खान साहब सही नहीं है पाकिस्तान के लिए, ठीक। तो शायद उनके भी दिल को ये बहलावा है कि जी खान से छुटकारा हासिल करना है, एंड वी कैन गो टू एनी एक्सटेंट। हुँ, हुँ, हुँ। तो मैंने पहले भी कहा कि जो एक मुसलमान होता है ना, जैसे वो कहते हैं कि जी जी, जी। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, ट्रू। एक मुसलमान के लिए नहीं फेयर होता, उसको अल्लाह ताला के हुक्म के खौफ मुताबिक होता है, रहना। बिल्कुल। खौफ़ खुदा बहुत बड़ी चीज़ होती है। अभी खौफ आपने खुदा जी, बहुत जी। चीज है, लेकिन पता नहीं यहाँ पर हम क्या देखते हैं अभी मतलब। आपने इद्दत केस का हवाला दिया और बड़े हम वो अल्फाज नहीं इस्तेमाल कर सकते, बिल्कुल बड़े घटिया किस्म के इल्ज़ामात लगाए गए जो हेयरिंग हुई कोर्ट के अंदर, वो सारे मामलात भी हम सबके सामने हैं। खावर मानिका जिस तरह से अपीयर हुए, उससे पहले वो डिसअपीयर हो गए, कहा गया उनको कोई उठा के ले गया, तशद्दुद किया गया और उसके बाद आए और इस तरह का केस फाइल किया गया। 5-6 साल बाद उनको वाकई इस तरह के मामलात याद आते हैं। तो आप क्या समझती हैं, आपकी बहन ने खासा वक्त एक फैमिली लाइफ उनके साथ गुजरी, तो क्या ख़ावर मानिका शुरू से इसी किस्म के इंसान थे या वो भी किसी के प्रेशर में आ गए? देखिए, एक तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे किसी की अपनी ज़ातियत, किसी की भी ज़ातियत पे बात करना मुझे जी, अच्छा जी, नहीं बिल्कुल। लगता। लेकिन हमें एक ऐसी सिचुएशन में फँसा दिया गया, क्योंकि हुँ, आप हुँ। देखिए उषा बीबी ने 6 साल हो गए उनकी डाइवोर्स को, उन्होंने कभी किसी के बारे में बात ही नहीं की। हुँ, हुँ। लेकिन अब मैं भी जो बताती हूँ या बात करती हूँ वो इसलिए कि लोगों को थोड़ी हकीकत तो पता लगे। और सही। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि कोई भी औरत अपना जो है ना घर हमेशा उसको बसाने की कोशिश हुँ, करती है। हुँ। औरत खास तौर पे उसमें जी, बहुत जी। सब्र हो। बिल्कुल। और अगर कोई डाइवोर्स होती है तो उसकी कोई बहुत खास हुँ, वजह हुँ। होती है, बहुत हमेशा रीजन होता है, उसके सही। बगैर नहीं बिल्कुल। होते। तो खबर वो मैंने पहले भी कहा, मैं मुझसे ज्यादा डिटेल्स में बात नहीं मैं नहीं करूंगी। लेकिन बात यही है कि ही वाज ऑलवेज वेरी अब्यूसिव। ये तो उनके पूरा खानदान भी जानता है और उस पर मुझे कोई कॉन्ट्रडिक्ट कर नहीं सकता हुँ, हुँ, कि वो हुँ। बहुत अब्यूसिव था। तो लेकिन हमारे मुआशरे में औरतें सब्र करती हैं और हुँ, उनको हुँ। यही सिखाया जाता है कि जी सब्र करो। जी, 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 बिल्कुल। और वो बच्चों की खातिर भी सब्र करती हैं। हुँ, हुँ। ये मुआशरा बिल्कुल। ऐसा है। अभी आप सही। सोचिए ना कि अभी से कुछ साल तो फिर डाइवोर्स इज वेरी एक्सेप्टेबल।
लेकिन फिर भी कितनी बातें सुनने को मिलती हैं कि जी डाइवोर्स लेके शादी कर लिया, हालांकि भूल जाते हैं कि जी हमारा मजहब तो वो पहला मजहब था जिसमें औरत को हक दिया गया। जी जी। बंदे को डाइवोर्स का हक भी पहला मजहब था जिसने दिया। इससे बिल्कुल पहले तो मजाहिब में डाइवोर्स का नहीं था, सही। क्योंकि खुदा ताला ने कहा कि अगर तुम्हारी आपस में नहीं गुजारा होता तो तुम कर लो, इट्स अ राइट। तो उसके ऊपर इतना बुरा भला कहा जाता है औरतों को, लेकिन मैं ये हमेशा ये समझती हूँ कि जब भी कोई डाइवोर्स होती है उसके रीजंस होते हैं। अब बिल्कुल। वो बात आके बंदा पब्लिक में करे, फलाने ने ये किया, फलाने ने उछाला, तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन ऑफ कोर्स देयर वर रीजंस। बिल्कुल बहुत सारे आप कह रही हैं इसमें रीजंस थे। चलिए हम जरा अब्यूसिव अब्यूसिव थे, मैं तो ये ओपनली बोलती हूँ ना ट्रू। कि हावर्ड वाज अब्यूसिव। मैंने वही था, कोई मुझे इस पे कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर सकता सही। कि हावर्ड वाज नॉट अब्यूसिव। अब कहते हैं जी पहले छोड़ देते, बच्चे जब छोटे होते हैं ना तो औरत अपने बच्चों की नहीं बर्दाश्त। तो और अब्यूसिव थे, तो कोई वो टॉर्चर भी, क्या कोई मेंटल टॉर्चर या फिजिकल टॉर्चर भी करते थे? जो कॉमन हमारी सोसाइटी में कॉमन टॉर्चर है वो मेंटल टॉर्चर होता मेंटल है। टॉर्चर, राइट क्योंकि राइट। मेंटल टॉर्चर नहीं, फिजिकल भी होता है, लेकिन जो बहुत कॉमनेस्ट जी जी जिसमें से बिल्कुल हमेशा बिल्कुल। मैं कहती हूँ बहुत सारी औरतें गुजरती हैं, क्योंकि बिल्कुल उसका कोई प्रूफ भी नहीं होता। ट्रू। बिल्कुल फिजिकल होता है ना तो उसका प्रूफ हो जाता है। सही। अभी जैसे इन्होंने भी जिन्होंने भी बुशरा बीबी को कैद करके उनको HCl का पॉइजन दिया, तो उन्होंने भी बड़ी केयरफुली एक सिलेक्ट करके पॉइजन दिया सही। कि ऐसा टॉर्चर करो, उसको इतनी तकलीफ में रखो कि उसके जिस्म के ऊपर तो मार्क्स नहीं पड़े हुए, लेकिन उसको अंदर इतनी तकलीफ हो कि उसका हर दिन मुश्किल से गुजरे। मुश्किल से गुजरे, वो ट्रू। भी टॉर्चर है। बिल्कुल जिसको बिल्कुल प्रूव हर करना इसलिए मुश्किल है कि आपके सारे अदारे हम्म। जो हैं वो, मतलब आपको सही। इंडिपेंडेंस, मैं बार बार यही कहती हूँ कि जिस मुल्क में जजेस आजाद नहीं है तो उस मुल्क में क्या आजादी, क्या उस मुल्क में आज़ादी क्या होगी, बिल्कुल। कानून, उस आप मुल्क में ज़रा क्या। जजेस पे आ गई तो थोड़ा सा आपकी कुछ रिजर्वेशंस भी हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वुकला हैं, वो उस तरह से शायद आप कहती हैं कि केसेस को फाइट नहीं कर पा रहे खान साहब की आज़ादी के लिए या बुशरा बीबी के लिए, उस तरह से वो सामने नहीं आ रहे। आपको क्या लग रहा है कि क्या पार्टी मुझे के अंदर वो अब ये? वकील नहीं जी। जी जी। नहीं, इस मिसकंसेप्शन है थोड़ी सी। मैं उन वकीलों की बात नहीं कर रही हूँ कि जो वकील केस लड़ रहे हैं, जैसे सलमान सफदर साहब जी हैं, जी वो वो तो तो बड़े ज़बरदस्त तरीके से फाइट डिलिजेंटली कर रहे अपना प्रिपरेशंस करते हैं। मैं उन वकीलों की बात कर रही हूँ जो पोजीशंस लेके पार्टी में टिकट्स लेके, सेनेट के, नेशनल असेंबली के, असेंबलीज के, उस वक्त तो वो हर वक्त जेल के बाहर और आगे पीछे नजर आते थे, और जब से इलेक्शन हुए हैं तो वो कोर्ट में नहीं जाते जी सपोर्टिंग, मतलब जाके। सही। मैं उनसे ये कहती हूँ कि जब पेशी पे पेशी जज दे रहा होता है, हम्म। अब जैसे सीनियर वकील जाके वहां पे अगर वो बैठ ही जाए ऑडियंस में, ठीक। तो जज को शायद थोड़ा सा लिहाज आ जाए, या आप बार्स में जाके बात करें कि जी ये डिनाइल ऑफ जस्टिस हो रहा है, कि 3 पेशियों पे 4 पेशियों पे प्रोसिक्यूशन का लॉयर नहीं आया, सही। एक कैदी है जिसको कि बेल मिल सकती है, जिसके या कन्विक्शन उसकी खारिज हो सकती है, आप सिर्फ इसलिए उसको अंदर रखे हुए, एक औरत है, और औरत के लिए तो हमेशा से, अच्छा ये आप देखें ना कि इस दफा तो हमारे नए रूल हैं कि जो औरतों की बेल हमेशा से इजीली हो जाती है, और हर हर मुल्क बिल्कुल। में उनके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है, हमारे लिए वो भी नहीं है। वो भी नहीं तो है। मैं उन वकीलों को ये कहती हूँ कि कम से कम आप जाके बार्स में कहीं पे आवाज उठाएं ठीक। कि आपके सामने एक जस्टिस सिस्टम का इतना मजाक उड़ाया जा रहा है, तो या आवाज जजेस क्यों नहीं की उठाते? जैसे मुझे लाइफ। याद है क्योंकि आपने ये उनको बुशरा बीबी की सेहत और दीगर मसाइल को हाईलाइट किया, तो फिर कुछ लोगों ने इस चीज को उठाना शुरू किया। उससे पहले जो क्यादत है, लीडरशिप है, खामोश थी। तो आपको लगता है कि मौजूदा जो लीडरशिप है, जो अभी बाहर है, जो क्यादत है, जिनका आप भी हवाला दे रही हैं, सेनेट में है, पार्लियामेंटेरियंस हैं, बड़े ओहदों पे इस वक्त हैं, तो क्या वो कॉम्प्रोमाइज्ड हो गए हैं? वो नहीं चाहते खान साहब के लिए उस तरह से आवाज उठाना या बुशरा बीबी के लिए? देखिए, कॉम्प्रोमाइज जो है ना वो एक सब्जेक्टिव वर्ड है कि कॉम्प्रोमाइज। अब कॉम्प्रोमाइज को इंसान अपनी मजबूरी से भी होता है कॉम्प्रोमाइज। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि जो वो हालात में काफी सारे उनमें से लीडर्स जिस तरह खान साहब के साथ खड़े रहे, वो भी बड़ी बात है, आपको पता है सारे प्रेशर्स हैं। तो अब कॉम्प्रोमाइज्ड हैं या स्ट्रेटेजाइज्ड हैं या जो भी है, लेकिन जिस तरह वो बात कर रहे हैं, क्योंकि देखिए मैं किसी पे इल्जाम ऐसे नहीं लगा सकती फलाना कॉम्प्रोमाइज्ड है फलाना, कि जब तक जी। मेरे पास सबूत ना हो, उसका बिल्कुल। सबूत ना हो, वरना मैं तो फिर वही बोतान लगाने वालों में से शामिल हो जाऊं। लेकिन मैं उनके एक्शन देख के ये कहती हूँ कि आप एक्ट क्यों नहीं कर, मतलब इन एक्शन समझ लेंगे, देख के ये कहती हूँ कि आप एक्ट क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि मुझे तो उनका इन एक्शन नजर आ रहा है। अब वो सही। जो इन एक्शन की रीजन है वो अल्लाह जाने और वो जाने, क्योंकि मैंने अगर ये कह दिया कि जो कॉम्प्रोमाइज है तो फिर मैं हो गया कि मैं बोहतान लगा रही जो मैं लगाना नहीं चाहती। ठीक ठीक। लेकिन मैं, वो कहते हैं ना कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, ट्रू। तो आई जस्ट से कि जी व्हाई यू आर नॉट एक्टिंग, व्हाई यू आर नॉट प्रोटेस्टिंग, व्हाई यू आर नॉट डूइंग समथिंग सिग्निफिकेंट टू ब्रिंग खान साहब, बुशरा बीबी एंड बुशरा इमरान खान, उनके अलावा सैकड़ों और प्रिजनर है, व्हाई आर यू नॉट प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट मिलिट्री कोर्ट ट्रायल्स ऑफ सिविलियंस, जो कि पाकिस्तान सिग्नेटरी है टू सो मेनी इंटरनेशनल ट्रीटीज। बिल्कुल
जिनके अकॉर्डिंगली आप सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट ट्रायल कर ही नहीं नहीं सकते। नहीं कर सकते। तो जी। आपको लगता है कि जो मौजूदा अभी क़यादत है कोई तहरीक चला सकती है, क्योंकि खान साहब ने तो अब दे दिया मैंडेट, इनको दे दिया कि चलें आप जाएं, बातचीत भी हो सकती है, 3 रुकनी कमेटी भी है, तो अचकज़ई साहब भी आ गए, एक अलायंस भी बनने जा रहा है, ये दीगर अपोजिशन की जमातें भी हैं। आपको लग रहा है कुछ एहतजाजी तहरीक चल सकती है कुछ बजट के बाद या बजट से पहले, कुछ इतना दमखम है मौजूदा पीटीआई में? देखिए पीटीआई के जो स्ट्रेंथ है ना वो उसके लोग हैं, उसके हम्म, वर्कर्स हैं। वो जो उसके लीडर से भी जो आजकल लीडर्स बाहर हैं, उससे भी ज़्यादा जो स्ट्रेंथ है पीटीआई की वो उसके वर्कर्स हैं। हम्म, और पीटीआई के वर्कर्स किसी वक़्त भी कोई भी मूवमेंट चला सकते हैं। आई थिंक दे आर ठीक। वेटिंग फॉर द राइट कॉल एट द राइट हम्म, टाइम। हम्म, खान साहब अभी जो एहतजाज की कॉल्स दी वो बहुत मेक ऑफ टाइम लेते हैं, प्रिपरेशन इतनी नहीं होती। मुझे ये भी पता है कि पंजाब में ईज़ी नहीं है, मुश्किल है, लेकिन पीटीआई हमेशा से मुश्किल काम करती आई है। ठीक। तो मेरा ख़्याल है कर सकते कर हैं। सकते हैं। कुछ अरसा पहले हमें ऐसी इत्तलात थी, बुशरा बीबी ने भी जेल में सहाफ़ियों से बात की कि कुछ डील के लिए लोग आते थे, कुछ मैसेजिंग होती थी कि खान साहब को ये मैसेज दिया जाए। तो आप क्या कहती हैं, क्या वाक़ई ही कुछ डील के लिए प्रेशर था खान साहब के ऊपर? जी, वो तो था उनके अरेस्ट होने से पहले भी उनको कहा जाता था कि आप खान साहब से कुछ बातें मनवा लें और वरना हुँ, आपको हुँ। भी अरेस्ट करके टॉर्चर करेंगे। हुँ, हुँ। अब क्या बातें मनवा लें मुझे उसका इल्म नहीं है। हुँ, हुँ। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है उनको ये लगता है कि खान साहब बुशरा बीबी की क्योंकि बड़ी इज़्ज़त कदर करते हैं तो शायद कुछ हो। लेकिन बुशरा बीबी ने तो हमेशा इनकार किया, उन्होंने कहा जी आप खान साहब से डायरेक्ट बात करें, सही। मुझसे इस बारे में नहीं बात करें। जी। हुँ। ठीक। तो बुशरा बीबी की ज़ात पे अगर हम बात करते हैं, ज़ाहिर-सी बात है खातून अव्वल रहीं, उनके पर्दे को क्रिटिसाइज़ किया गया, उनके जो कुछ जो दीगर रूहानियत के मामलात हैं, उस हवाले से ख़ासा तमस्खुर भी उड़ाया जाता रहा, मीडिया पे ये चीज़ें रिपोर्ट होती रहीं। तो आप क्या कहती हैं, कभी उनकी जानिब से ऐसा जवाब सामने नहीं आया, कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया? जी। मैं जब भी उन्हें कहती थी कि आपको इस पे बात करनी चाहिए या हुँ, पीटीआई हुँ। को इस बोलना चाहिए आपके बिहाफ़ पे, तो वो मुझे एक ही बात कहती थी कि इसको अल्लाह पे छोड़ दें। हुँ, हुँ। हमेशा उनकी एक ही बात होती थी कि इसको अल्लाह पे छोड़ दें क्योंकि जो मेरे पे इल्ज़ाम लगाते हैं इस तरह तो अल्लाह देख रहा है क्योंकि आपको पता है उनका सही। बिलीव बहुत ज़्यादा है बिल्कुल। रब रब की ज़ात पे। हुँ, तो हुँ। उन्होंने हमेशा एक ही चीज़ की। हुँ, अब हुँ। मैं जो उसके बारे में आके बात करती हूँ तो मुझे ज़ाहिर बात है तकलीफ़ होती है कि हुँ, मेरी हुँ। बहन इतनी नेक है, हुँ, हुँ। इबादतगार है और उसके ऊपर इस तरह की तोहमतें लगाई जाती हैं। मतलब आप ये देखें कि उन पे कितनी आज़माइश अल्लाह ताला ने डाली है कि हुँ, हुँ। दुनिया की सारी जो है ना उसके ऊपर मैं समझती हूँ कि बस अल्लाह ताला अपने नेक बंदों को आज़माता है। कुरान में भी लिखा है, पैगंबरों पे भी इतनी सही। तकलीफ़ें आई, चिल्ला उठे कि रब बिल्कुल, तुम्हारी बिल्कुल। कब आए। तो मैं ये समझती हूँ कि इन तकलीफ़ों से गुज़रने के बाद ना इंशाल्लाह उनके दर्जात और बुलंद होंगे क्योंकि ठीक जो है। उनके साथ कर रहे हैं, हुँ, वो हुँ। तो जहन्नम का जो सबसे निचला दर्जा है वो हुँ, उन्होंने हुँ। अपने लिए हुँ, कर हुँ। लिया है। और बिल्कुल। जो बुशरा इमरान खान है उनके लिए अल्लाह ताला इंशाल्लाह जो जन्नत का सबसे आला दर्जा है ना वो करेंगे आप इंशाल्लाह। अभी बता रही थी आपकी वालदा आपके साथ होती हैं, तो कभी कभी फ़ोन पे, क्योंकि कैदियों को ये सहूलत होती है, हफ्ता 10 दिन बाद फ़ोन पे बात करा दी जाती है, कोई फैमिली से कभी वालदा से आपसे कभी कोई टेलीफोनिक राब्ता हुआ उनका? नहीं जी, वहाँ उनके पास सहूलत नहीं है फ़ोन हम्म, करने की। उधर ठीक। क्योंकि वो जेल में नहीं है। सही। वो तो आपको पता है उनको सब जेल बना सब के जेल कमरे में बिल्कुल कैद बनाया किया। गया। एक कमरे में कैद किया हुआ है जिसको ऑपोज़िशन में वो जो कहते रहते हैं कि हम्म, वो बड़ी लग्ज़री लाइफ़ रह रही है। ठीक। झूठ बोलते सही। हैं सब, खुदा से डरते नहीं। फाइनली लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि अभी इद्दत के हवाले से उनकी बेटियां हैं, उन्होंने कुरान पे हल्फ लिया, और बड़े अजीब किस्म की बात एक लगती है इस्लामिक मुल्क में हम रहते हुए, और बेटियों को ये ज़रूरत पेश आई कि कुरान पे माँ के बारे में गवाही दें। तो ये जो इद्दत वाला मामला है, इस पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया और उनकी बेटियों ने भी इस पे रोशनी डाली। तो आप क्या समझती हैं, क्या जब मामलात इस नहज पे पहुँच जाएं तो फिर क्या होना चाहिए? नहज पे जो पहुँचाए हैं उन लोगों को सोचना चाहिए। मैं तो ये सबको ये कहती हूँ कि मुझे कोई ये बताए कि जो इस तरह के कर रहे हैं काम झूठे केस बना के और सब बना के, तो ये किधर लेके कहाँ जाना चाहते हैं सोसाइटी को या मुल्क को? सही। मतलब व्हाट इज़ द एम? क्या मकसद सिर्फ खान साहब को नीचा करना, दिखाना और हराना है और उसके लिए आप जो 25 करोड़ अवाम है उनका फ्यूचर ही ना सोचें? ठीक। मतलब क्या मकसद है? तो हम्म। मुझे मकसद नहीं समझ आती क्योंकि सिर्फ अगर खान साहब को हराने के लिए, झुकाने के लिए इस तरह काम कर रहे हैं तो बाकी 25 करोड़ का सोचे तो मैं हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो भी स्टेक होल्डर्स हैं वो आप प्लीज़ ये पाकिस्तान का सोचें। बिल्कुल। बहुत सफरिंग हो रही है। ट्रू। इस बिल्कुल। नहज पे जिन्होंने पहुँचाया है वो उनको सोचना चाहिए।
कि अभी उम्मीद है कि जो जज साहब हैं वो सही फैसला करेंगे कोर्ट के इंसाफ रूल। होगा आपको लग रहा है? मुझे रब से उम्मीद है। अब जो जस्टिस सिस्टम है, अब जज साहब के ऊपर लास्ट पेश पे अब तक क्या प्रेशर आ गया हो वो हम्म। अल्लाह जानता है। अभी तक तो सही। इंसाफ मिला नहीं है। इंसाफ दिखाई नहीं होता दे। तो अभी ये लोग जेल में ही नहीं होते। सही। बहुत आगे देखते हैं कि कहाँ कहाँ क्या तक होता है। इंसाफ ठीक। है जी। बहुत बहुत शुक्रिया मरीम रियाज भट्टू हमारे साथ मौजूद और बुशरा बीबी के हवाले से जो केसेस हैं और दीगर मामलात पे खुलकर बात कर रही थी और आखिर में बड़ी अहम बात यही कह रही थी कि इंसाफ हो तो इंसाफ होता हुआ दिखाई भी देना चाहिए। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।